ये वाला। हाँ, जितना आता है बताइए। अच्छा, सभी को नमस्ते जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं परब्रह्ममुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोषामि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोषामि। ओम। ममता जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो यहाँ पर क्या है कि पहली लाइन जो हमारी है, क्योंकि योग सूत्र में सबसे बड़ा रोल अपने महर्षि पतंजलि जी का ही है और उनको नमन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए उनको नमन करने के लिए हमने ये कहा कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतम प्रवरम मुनीनाम। ठीक है, पातंजलि और प्रांजलि रानतोस्मि। ठीक है, ये वाला है अपना प्रेयर का दूसरा लाइन। तो योगेन चित्तस्य, योग से चित्त की शुद्धि का, पद से वाचा यानी कि वाणी की शुद्धि का, और शरीर के मलों का, शरीर के मल हमारे वो वैद्यकेन से, वैदक से होते हैं। तो ये तीन चीजें हुई हमारी, 1, 2 एंड 3। तीन चीजों का जिन्होंने निराकरण किया, जिनका उपचार किया, योपा करोतम, मैं उन मुनि को, जो श्रेष्ठ मुनि, प्रवरम मुनि, श्रेष्ठ मुनि जो हैं, मुनियों में जो श्रेष्ठ है मुनि, उनको मैं, जो जिन्होंने ये किया है ना, योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, ये 3 स्टेप्स जिन्होंने किए, प्रवरम मुनि नाम, उन प्रवरम मुनि को, उन श्रेष्ठ मुनि को प्रांजलि रानतोस्मि, अंजलि बद्ध करके प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो इसका कंप्लीट अपना अर्थ ये हुआ, जब तक हम ये भाव मन में नहीं लेकर आएंगे, रटे रटाए जो प्रेयर होती है उसमें हमारा भाव नहीं आ पाता है। सबसे पहले हमें भाव लेके आना होता है किसी भी चीज का याद करने के लिए, और हम समझेंगे तभी तो उसमें भाव आएगा, और भाव आएगा तो हमें वो चीज ऑटोमेटिकली जल्दी से याद हो जाती है ना। तो योग महर्षि पतंजलि के 3 चीजें कैसे कही गई हैं ये, कि जैसे योगेन चित्त से, यानी कि योग सूत्र की तो इन्होंने रचना की ही थी, है ना, योग को तो सूत्रों में इन्होंने बांधा ही है। इसीलिए योग से उन्होंने चित्त की शुद्धि करी, बहुत सारे उपाय बताए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। पदेन वाचाम क्यों कहा, इसमें ये कहते हैं कि जो अष्टाध्यायी थी, जो महर्षि पाणिनि ने लिखी थी ना व्याकरण की बुक, तो उसको समझने में इन्होंने अपने सरल शब्दों में उसका भाष्य किया था, जिसको महाभाष्य कहते हैं। महाभाष्य नामक ग्रंथ था। तो उसको जब भाष्य किया कि लोगों के जन साधारण की समझ में आ जाए, इसीलिए इनको वाणी की शुद्धि, क्योंकि जब हमारी व्याकरण शुद्ध होगी तो वाणी भी शुद्ध होगी ना, तो वो होगी। इसके बाद मलम शरीर से च वैद्यकेन, तो वैद्यकेन यानी कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ योग सूत्रकार ही नहीं थे, ये बहुत बड़े उस समय के उपचारक थे। जैसे चरक संहिता जो लिख चुके थे, तो उनके बड़े जानकार थे, उनकी बुक्स वगैरह चाहे उन्होंने पढ़ी या एक्सपीरियंस किया या अभ्यास किया उनका, तो वो जो चिकित्सा का पाठ का श्रेय जाता है एक इनका, कि बहुत इन्होंने अभ्यास किया, तो वैदिक भी थे ये। ठीक है, आयुर्वेद के बहुत बड़े वैदिक थे। तो इस तरह से शरीर के मलों का भी उन्होंने नाश किया। तो ये जिन्होंने किया, योपा करोतम, ये जिन्होंने किया, उन श्रेष्ठ मुनि को मैं अंजलिबद्ध होकर के प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो आज मैंने बताया है आपको, नेक्स्ट क्लास से मैं ये प्रेयर के साथ साथ में इसका मीनिंग भी सुनूंगी। ठीक है, तो जी हम मैम। लोग यहाँ पर 3 स्टेप्स में पढ़ाई करते हैं। एक तो हम ये अभी पढ़ाते हैं, जैसे एक एक शब्द जो होता है इसका, एक एक शब्द जो योग सूत्र का एक एक शब्द है, उसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है, तो क्या हुआ, उससे हमारा चित्त के अंदर सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो आ जाती है। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है पदेन वाचाम, हम उसको जैसे हमने आज 2 4 5 जितने भी सूत्र के बहुत धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे से बढ़ेंगे आगे, डाउट नहीं रहेगा कोई भी। तो दूसरा क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं पढ़ाई, उसके बाद हम हर स्टूडेंट से उनको हम सुनते हैं, जैसे कि आज किसी को भी सुन लिया, अल्फाबेटिकली सुन लेते हैं वैसे, कि इनको जितने हमने 4 किए 5 किए, इनको आप पढ़ के सुनाइए, ठीक है ना। तो उससे हमारी क्या हुई, वाणी शुद्ध हुई, हुई ना, वाणी शुद्ध हो गई। और साइड बाय साइड वाणी कहाँ शुद्ध होती है, जब हम होमवर्क देते हैं 2 तरह का। आपको पतंजलि योग सूत्र का जो टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर जितने सूत्र आज कराए जाएं, उतने सूत्र को आपको 5 रेपिटेशन करनी होती है, 5 बार, 5 बार हर सूत्र को लिखना है एक नोटबुक में, ठीक है। पहला स्टेप ये। सेकंड स्टेप ये कि जितने भी सूत्र हुए आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग भी डालनी है, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में आपका ये होमवर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये तो आपके ये सुन लीजिए, जैसे हमारे स्कूल में होते हैं ना सेशनल, ये जो होते हैं अपने यूटी वगैरह होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ये तो वो वाला हो गया, ठीक है। और जो आपका फाइनल होता है वो आपका होता है सैटरडे को, एक क्लास होती है सैटरडे, हर सैटरडे को क्या होता है कि जितने भी हमने सूत्र किए हैं, चाहे वो 30 हो 35 हो 40 हो, वो सैटरडे को कंप्लीट सुने जाते हैं एक साथ रनिंग में। तो इसीलिए हर दिन आपको उतने ही सूत्र, चाहे 5 का हम टारगेट लेके चलें, तो आप 5 को याद करोगे, क्योंकि छोटा छोटा होता है ना पार्ट, वो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। और किसी का कोई सजेशन है तो बताइए। सबका सजेशन, क्योंकि हम सब यहाँ पर ना इकट्ठे हैं, एक ही ग्रुप में हैं, तो सबका सजेशन का बहुत वैल्यू है। हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा क्राउड होगा वैसा हम चलेंगे। तो ये जो प्रेयर है, ये सबसे पहले कहाँ पर ऐसे कहाँ देखने को मिली महर्षि पतंजलि की, तो ये कहते हैं कि जो राजा भोजराज थे या भर्तृहरि थे, दोनों में से कहीं किसी का नाम आ जाता है, कहीं किसी का आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कहीं पढ़ा तो राजा भोजराज का पढ़ा कि उन्होंने 1880 में इसका एक पहली बार यूज किया था, राज मर्तंड वृत्ति जो उनकी बुक थी, उसके अंदर उसका वर्णन किया था इसका, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। तो मैं भी देखिए अपना जो एग्जाम का लेवल है ना, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। अब वो नहीं है कि 2017 में जैसे क्वेश्चन थे वैसे अब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हमारा लेवल सबका ऊपर उठ रहा है, तो थोड़ा सा एडवांस इधर उधर जानकारी लेकर हमें चलनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से राजा भोजराज ने 1880 के आसपास राजमर्तंड वृत्ति में इसका वर्णन किया था। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, और इसके जो जन्म की बात करें अगर महर्षि पतंजलि के, तो जन्म में कहते हैं कि वैसे तो 3-4 स्टोरी जैसे करण जी ने बताई है ना, 3-4 स्टोरीज हैं इनके बारे में। तो एक गोनिका नाम की जो एक योगिनी थी, जो योग में ही प्रवृत्त थी, तो उन्होंने कहा फादर की अंजलि में गिरे थे, और यहाँ पर कहते हैं कि गोनिका नाम की जो वो योगिनी थी, उन्होंने अपने योग्य पुत्र की उसमें इच्छा में और अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के वो कामना कर रही थी, कि उन्होंने देखा कि उस जल के अंदर अंजलि में एक छोटा सा सांप जो है वो प्रकट हो गया, और धीरे धीरे करके उसने मानव का रूप ले लिया। और वो सांप जो है वो कहते हैं आदिशेष, जो कि विष्णु जी जिसके ऊपर आराम करते हैं ना, तो उनका रूप था वो। तो इस तरीके से कुछ भी मान्यताएं हैं, वो सब अपने यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मायने नहीं रखती हैं, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हम थोड़ा सा जानकारी भी एकत्रित कर रहे हैं, तो ये चीजें हम सुन लेते हैं, है ना। तो योग सूत्र की हम बात कर रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि ने ये योग सूत्र की रचना, जैसे कि बताया था कि 200 ईसा पूर्व के आसपास इनका समय काल था,
और उस समय में इन्होंने योग सूत्र किया। और इसी के आधार पे हमारा जो भारतीय दर्शन जो है ना, दर्शन शास्त्र जो है, योग सूत्र का जो एक योग दर्शन बेसिकली है ना, योग दर्शन, वो डेवलप हुआ इसी के कारण जैसे। तो इस योग सूत्र में हमारे 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में से पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? समाधिपाद। समाधिपाद है ना। और दूसरा कौन सा है? साधनपाद। साधन। और तीसरा कौन सा है? विभूतिपाद। विभूतिपाद। चौथा और कैवल्यपाद। चौथा है कैवल्यपाद। कैवल्य। ठीक है। अब समाधिपाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 51 है मैम। 51 है। साधन में 55। 55। और विभूति में इसमें 55। भी 55 ही है। 55 और 56 56 हाँ। है ना। जी और मैम। कैवल्य में है 34। ठीक है। तो ये हमारे सूत्रों की संख्या है। अब इसमें एक एक करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जो जहां पर जरूरत हुई। तो ये जो शेड्यूल है अपना योग सूत्र पढ़ने का या फिर इसको याद करने का, जैसे करेंगे रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे जिनसे थोड़ा सा दिक्कत होती है कि रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। चौथे के बाद पांचवा कौन सा सूत्र है, कैसे आएगा, तो उसको भी हम रिलेट करते हुए भी जाएंगे कि कैसे आपको रिलेट करना है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट योग सूत्र भी याद कर लिए हैं। तो देखिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन शर्त यही है कि आप रेगुलर रहेंगे, है ना, साथ नहीं छोड़ेंगे। बोरिंग होता है तो आप वितर्क, इसके आगे आएगा ना एक, वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावनम। अगर आपके मन में ये आता है कि ये बोरिंग हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, छोड़ो, तो आपको उल्टी भावना करनी है, नहीं नहीं याद होगा, कैसे नहीं होगा, है ना, वो वाली चीजें आपको करनी है। तो अभी यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि अथ योग अनुशासनम, करें ना स्टार्ट। अथ योग अनुशासनम। अब यहां पर एक एक शब्द को देखते हैं कि अथ, अथ का मतलब क्या होता है? अथ का अब। मतलब होता है अब। अब। हाँ जी बिल्कुल। अब जब हम कोई भी चीज का आरंभ करते हैं ना, तब कहते हैं कि अथ, चलो भाई आओ अभी। और योग का मतलब तो बहुत ही ज्यादा विशाल है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी बाद में। अनु, अनु का मतलब क्या हुआ? अनुसरण करना। यस, आपको रट गया है नवी रट गया है ना हाँ जी मैम। नीरज जी? याद बिल्कुल, होगा। हाँ याद हो गया। अनुसरण करना यानी कि पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। पालन कर। हाँ, जैसे होता है ना, दो भाई हैं और दोनों में से कभी भी आपने क्या बड़े का नाम अनुज सुना है क्या? मोस्टली, मोस्टली मतलब जो ज्यादातर चीजें होती है ना, हम उसकी बात करते हैं। कभी भी बड़े का नाम अनुज सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना ना। हमेशा छोटे का नाम अनुज होता है, क्योंकि उसने बड़े बड़े वाले का अनुसरण किया, बड़े वाले के पीछे पीछे आया वो अनु, इसीलिए उसको अनुज कहते हैं, मतलब छोटा, है ना। इसका मतलब भी छोटा निकाल लेते हैं हम। तो अनु का मतलब यहां पर क्या हुआ कि अनु छोटा। यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसको हम कह रहे हैं, जो पहले से चला आ रहा हो उसको कहते हैं अनु। ठीक है। तो यहां पर वो इसका मीनिंग लगेगा। जैसे मान लो अगर कि जहां आग है, धुआं है, ये सब चीजें हम क्यों पहचान पाते हैं कि जहां पर आग होगी, जहां पर धुआं होगा इट मीन्स वहां पर आग लगी होगी। क्यों, क्यों सोचा हमने ये? क्योंकि ये बात हमारी पहले से हमने एक्सपीरियंस की है कि जहां पर आग होती है ना वहीं पे धुआं होता है, जहां धुआं होता है वहां पे आग जरूर होती है। तो इस तरह की चीजें जब एक्सपीरियंस हम करते हैं ना, तब हम कहते हैं कि अनु, यानी कि पहले से हमने अनुभव की है वो सारी चीजें। तो इस तरीके से आगे क्या है कि जो ये है अनुशासन, ठीक है ना। शासन का मतलब है
कि जो भी चीजें हैं वो कैसे कैसे चली आ रही थी, किस तरीके से है, ठीक है, वो सब चीजों का हम अब अनुसरण करेंगे। अब हम आते हैं योग के ऊपर कि योग परंपरा। क्या है। योग क्या है? योग बहुत बड़ी चीज है ना, मतलब इसी को तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो योग की जो शिक्षा है, महर्षि पतंजलि उनको क्या कर रहे हैं, सूत्रों में पिरो रहे हैं। जैसे एक सूत्र है, ये सूत्र होता है ना, माला होती है पूरी, ये 51 सूत्र की माला है, लगा लो, जो पहला पाद है। इसमें अब एक एक सूत्र को इसके अंदर पिरोएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, यानी कि वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब रिलेशन भी बताएंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। तो अब योग के पिता कौन है, योग की शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ, ये सब चीजें भी बहुत सारी आती हैं बीच में। अभ्यास क्यों करना चाहिए, है ना। तो इसके संस्थापक कौन है, इसके पिता कौन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो तरीके से इसके संस्थापक निकल के आते हैं। एक तो होता है वैदिक रीति से। वैदिक रीति से हम क्या मानते हैं इसको, कि जो हिरण्यगर्भ है उनसे, आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ ने हिरण्यगर्भ ने, ठीक है ना, जिनके, हिरण्यगर्भ का मतलब है जिनके अंदर बहुत तेज प्रकाश था, ज्ञान था, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, योग की उत्पत्ति हुई। इसके बाद होता है हठ रीति से। एक हठ रीति, हमेशा देखिए हठ योगी जो है ना भगवान शिव को मानते हैं, यानी कि आदि ऋषि जो हैं वो ये सारे के सारे किसको मानते हैं, भगवान शिव के द्वारा ही योग को प्रतिपादित मानते हैं ये, है ना, आदिनाथ। हाँ बिल्कुल ज्योति जी। तो इस तरीके से दो तरीके से, वैदिक रीति से तो हम कहते हैं कि हिरण्यगर्भ से जो है ना हमारा योग की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद इससे बताते हैं हठ रीति से कि ये आदि ऋषि जो हैं, आदि शिव हैं हमारे, वो योग के उपदेष्टा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि योग का अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए। योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए, ताकि रोग ना हो, है ना। तो यानी कि हम आमतौर पे समझते हैं कि शारीरिक रोग हैं तो उनसे हम रोग से मुक्त हो जाएंगे, इसीलिए हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। नहीं, इतनी छोटी सी बस एक दृष्टिकोण है कि योग क्यों करना है, क्योंकि बीमारी है इसलिए हमें योग करना है। तो वो उस तरीके से ही लेते हैं इस विद्या को, या उसको नियंत्रण करना है या फिर उसको ऐसे लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अथ योग अनुशासनम, आओ चलो, यानी कि अब हम जो अनुशासन हमारा योग के बारे में पहले से चला आ रहा था उसको हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम अभी अरेंज करते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड सूत्र में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। देखिए थोड़ा सा ना, क्योंकि ये बेस है पूरे योग सूत्र के, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, और क्योंकि हमें एक एक शब्द को भी क्लियर करना है इसीलिए। और किसी को कोई डाउट हो ना, बीच में बोल देना है। आगे क्या कह रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ये कहते हैं। तो योग क्या है यहाँ पर, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, तो योग कैसे आ गया, साधन के रूप में आ गया एक तरह से, है ना। योग को साधन बनाया गया। और चित्त का मतलब क्या है, चित्त के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं महर्षि मन बुद्धि पतंजलि के अहंकार। अनुसार। मन बुद्धि अहंकार। मन मन, बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार, ये तीन चीजें चित्त के अंतर्गत आती हैं। और चित्त, अब चार भी हम इसको, अगर चित्त को भी हम मिला दे तो चार चीजें हो जाती हैं अंतःकरण में, है ना, ठीक है। जी और जी। वृत्ति, यानी कि चित्त के अंदर वृत्ति, वृत्ति क्या होता है, वृत्ति होता है मन की एक विशेष स्थिति होती है, यानी कि अनेक विचारों का जो उत्पन्न होना वो होता है। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि एक शांत सरोवर है, बिल्कुल पानी उसमें हिलडुल नहीं रहा है, और उसमें अगर आपने एक विचार नामक पत्थर फेंका तो वो पानी जो है वो अपनी वृत्ति, वृत्ति का मतलब है वृत्त, वृत्त यानी कि गोल गोल, है ना, घेरा। गोल गोल होता है ना, कि वो उस तरीके से उसको होने लगता है। जस्ट लाइक मैम लहर, हाँ लहर, बिल्कुल लहर। जैसे तो कंकर, वो जैसे
एक थॉट की लहर एक हो गई, दूसरा थॉट आया दूसरी हो गई, तीसरा आया तीसरी हो गई। और हमारा मन जो है ना, एक ही मिनट में एक ही उसमें कितने सारी विचार लहर जो है ना वो आते रहते हैं उसके अंदर। इट मीन्स क्या हुआ, हमारा मन तो चंचल हो ही रहा है, कभी शांत हो ही नहीं रहा है, बहुत सारी वृत्तियां इसके अंदर आ रही हैं। तो योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यानी कि उन चित्त वृत्तियों को आने से रोक देना, वो योग कहलाता है। साधन के रूप में इसने यूज किया है योग को, है ना, चित्त की वृत्तियों को रोक देना। अभी आपने ये बताया कि चित्त के अंतर्गत हमारे क्या क्या चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब इनके कार्य क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं एक बार, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। क्या कार्य होते हैं, मन का क्या कार्य है, बताएं जरा। मन का कार्य होता है केवल सोचना। वेरी नाइस संकल्प ज्योति जी, विकल्प। केवल सोचना होता है मन का कार्य, मन कर थोड़ी सकता है। मैम मेरे मेरे जहन में एक वो आ रहा जी, वो जो इसका क्या मतलब रहता, पीपल पात्र सरस मंडोला। तो मन जो है वो केवल सोचता है, विचार करता है और कुछ नहीं करता। और चित्त क्या करता है, ये जो चित्त आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि मैम निर्णय करती किसी चीज का। चेतना। चित्त क्या करता है, एक मिनट चित्त का बताइए। मैम एक चेतना बोलते हैं इसको। हाँ मैम इसमें हाँ हमारे जो कर्म के संस्कार होते हैं ना, वो इसमें होते हैं, प्रारब्ध के इसमें होते हैं चित्त में। हाँ कर्माशय से बोला जाता है मतलब हाँ चित्त जी को। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें क्या है ना, चित्त क्या करता है, जो इसने सोचा ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मन के बाद चित्त को ले लो, एक नंबर वन है, दूसरा नंबर चित्त है। सोचना, जो इसने सोचा था उसके बारे में अब ये खोजबीन करेगा। क्या करेगा, थोड़ा सा सोचेगा वो कि क्या चीज है ये, सोचा है उसके बारे में, क्या इसने सही सोचा है नहीं सोचा है। मतलब थोड़ी सी खोजबीन करेगा, यानी कि एक तो मन में विचार आया, उसके बाद वो चित्त के अंदर बैठा कि ठीक है, मतलब कहाँ जा रहा है ये, अभी भी अनस्टेबल है, सिर्फ खोजबीन कर रहा है। और उसके बाद आती है बुद्धि, और बुद्धि निर्णय लेती है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। यानी खोजबीन के बाद मैम मैम सही इसी में गलत। तर्क वितर्क आएगा, बुद्धि हाँ में ही। तर्क वितर्क इसी में तो आएगा, बुद्धि में। हाँ, तर्क वितर्क उसी में आएगा ना। तो ये क्या है कि बुद्धि निर्णय लेगी कि सही गलत क्या है, क्या नहीं है ना। देन इसके बाद अहंकार। अब जब इसने, बुद्धि ने सोच लिया, कर लिया, निर्णय भी ले लिया और मोहर लगा दी, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, फिर वो म का भाव आ जाता है, स्वीकार कर लेता है। निर्णय के बाद जब मोहर लग जाती है ना कि हाँ ये काम मैंने कर लिया, तो मैंने कर लिया, जो म का भाव है वो अहंकार है ना। कई बार आपने बातचीत में भी सुना होगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने उसको ये बताया, म जहां तक रहता है तो इट मीन्स वो अपने को इंपॉर्टेंस दे रहा है। बुद्धि जो है, जो चित्त है, वो इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया कि उसने ये काम कंप्लीट कर लिया है, तो वो अहंकार। तो इट मीन्स 3 नंबर और 4 नंबर, ये इस तरह से इसका सीक्वेंस बनता है इसके कार्य के हिसाब से, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ये है, बाकी आप देख लेना आप, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह है ना, इधर उधर के पढ़ना भी जारी रखो, दिमाग खुलता है इसमें। इसके बाद देखिए चित्त क्या है और चित्त का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि चित्त है ना, हमारे यहाँ पूरे योग सूत्र में चित्त की सारी चर्चा है, इसीलिए हम चित्त को बहुत अच्छे से देखेंगे। जब तक ये चीज हमें क्लियर नहीं होगी ना, तो आगे फिर उन चीजों का भी पढ़ने का ना, फिर वो ऊपर ऊपर से पढ़ी जाती हैं, रट्टाफिकेशन होती हैं, वैसे होती हैं। तो चित्त क्या है, कैसे उसके संस्कार बनते हैं, वो चीजें हम देख लेते हैं एक बार। तो चित्त जो है वो निर्माण कैसे होता है इसका, जो हमारा एक वृत्ताकार एक चीज होती है, थॉट, विचार, वृत्ति, है ना, जो भी वृत्ति होती है उसको बोलते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, कोई नहीं जानता इसको।
है ना, कहाँ से आरंभ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए चित्त की वृत्तियां हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वृत्त में घूमती रहती हैं। जैसे हम लोग को एक विचार आया, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो विचार दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी आएगा, तीसरी बार भी आए, चौथी बार भी आएगा। तो इसका मतलब है वो एक लाइन में तो नहीं है ना, क्योंकि एक लाइन में अगर रहता तो समय के साथ में लाइन तो आगे बढ़ती रहती है। एक विचार यहाँ पर आया तो उसको दोबारा नहीं आना चाहिए। और वृत्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि एक विचार अगर आया और दूसरी बार भी वो घूम करके वो विचार फिर से आ जाता है हमारे दिमाग में, इसलिए वो वृत्ति है। बार बार घूम फिर करके वही बातें, चाहे अच्छी बुरी हो या कैसी भी हो, राग किसी बात से हो जाए या द्वेष किसी बात से हो जाए, तो हमें वो बातें रिपीट करती रहती हैं, इसीलिए उसको वृत्ति कहा जाता है। मैम ठीक है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चीजें आगे पीछे की घूमती रहती हैं, वो कहना चाह रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड में तो नहीं, जैसे हमारे, हम कहीं भी जा रहे हैं या हमारी किसी से मान लीजिए झगड़ा हुआ है, तो वो झगड़ा क्या हम भूल जाएंगे क्या अगर समय बीत गया तो? वही बातें, वही सब चीजें हमारे दिमाग में रिपीट होती है ना बार बार। वृत्तियां तो यस आ गई ना, चाहे वो यस क्रोध की हो, द्वेष की हो, राग की हो, किसी भी चीज की हो, वृत्तियां तो आ गई ना। तो ये वृत्तियां कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सब कोई नहीं जानता। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, कोई खराब लगती है। तो ये तो जस्ट एक वृत्ति की बात करिए, लेकिन इसके अंदर फिर आगे अभी हम देखेंगे कि कैसे तो ये जो हम विषय ग्रहण करते हैं, है ना, जो भी मान लीजिए हमारी अभी जीरो, कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना है ना, वृत्ति है, कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे, कोई भी चीज कहीं से भी हो सकती है। तो जो हमने विषय ग्रहण किया, संस्कार कैसे बनते हैं ये बता रही हूँ अभी मैं। तो विषय ग्रहण किया, हमें कोई चीज अच्छी लगी तो फिर हमने सोचा कि एक बार और यूज करेंगे, मतलब खाना है कोई भी अच्छा लगा, या कोई और चीज हमें मार्केट में अच्छी लगी, कहीं कुछ भी अच्छा लगा, तो दोबारा हमने यूज किया उसको। ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर क्योंकि वो राग हो रहा है धीरे धीरे करके, बहुत अच्छी लग रही है चीज को, हम बार बार यूज करेंगे, यूज करेंगे, यूज करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद फिर हमारी ना हैबिट में आ जाएगी ये चीज, हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हैबिट में, आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। आदत, आपको पता है कि आदत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है ना। अगर ये आदत को हम छोड़ने की कोशिश कर दें तो छूट जाएगी, लेकिन अगर ये आदत भी लंबे समय तक रहे, लॉन्ग टाइम तक रहेगी, यानी कि बहुत सालों तक अगर ये आदत रही, तो वो हमारे संस्कार में कन्वर्ट हो जाती है। इतना संस्कार में पूरा, क्योंकि हमने उस चीज को करते 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 इतना गहरा कर दिया, इतना गहरा धब्बा लगा दिया है कि चाहे आप इसको सर्फ से साफ करो या किसी भी चीज से साफ करो, ये हटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि संस्कार में कन्वर्ट हो गया, हमने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा समय इस आदत को दे दिया है, उसको कहते हैं संस्कार। और यही संस्कार है जो हमारे चित्त की जो वृत्ति, चित्त है ना, जो ये चित्त है, चित्त के बहुत समीप होता है, जो हमारे अगले जन्म तक भी जाता है। इसी को संस्कार बोलते हैं, जो संस्कार ट्रेवल करता है ना चित्त के साथ में, तो यहां पर करता है। हैबिट जो होती है वो छूट जाती है अगर आप कोशिश करो तो। कुछ चीजें होती है ना कि जो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं, तो वो संस्कार का रूप है। अगर कुछ चीजें हमारे कुछ एफर्ट से छूट जाती हैं तो वो ठीक है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें चित्त वृत्ति निरोध की हो गई हैं। तो वृत्ति समझ में आ गई, चित्त समझ में आ गया, निरोध समझ में आ गया। आ गया? एक बार आगे बताइए जरा। जी मैम। तो आगे बढ़े, फिर इसको रोकते क्यों है? क्योंकि हमने परेशानियों से छुटकारा पाना है ना, इसलिए हमने रोकना है इनको। दुख भोगने के लिए मजबूर करती हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, इसीलिए हमें रोकना है। और इसके बाद फिर हम आगे चलें। यस मैम। आगे चलते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा, जब उसने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, किसी भी योगी ने, साधक ने, तो तदा, तदा का मतलब क्या हुआ? तदा मीन्स तब। तब
क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, हम यहाँ पर रिलेट भी कर रहे हैं एक सूत्र से दूसरे सूत्र को, अभी धीरे धीरे करके देखना। बात किसकी हो रही थी, तदा। तदा मतलब जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, इसकी बात कर रहे थे हम। अब यहाँ पर कह रहे तदा दृष्टु, तब वो दृष्टु जो दृष्टा था ना, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध किया, वो दृष्टु, वो देखने वाला, वो स्वरूपे, स्वरूप में यानी कि अपने ही रूप में अवस्थित हो गया, अपने ही रूप में प्रतिष्ठित हो गया, अवस्थित हो गया। तो जो महर्षि पतंजलि हैं या हमारा जो योग दर्शन है, वो दो ही तत्वों को मानता है, आपको पता है ना, प्रकृति और पुरुष। अब यहाँ पर दृष्टा क्योंकि आया ना, तो इसलिए दृष्टा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को उन्होंने माना। पुरुष का मतलब यहाँ पर क्या है, दृष्टा, और प्रकृति का मतलब क्या है, दृश्य, ये देखता है ना। और पुरुष को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो पुरुष क्या है, पुरुष ये है चेतनात्मा, है ना, चेतनता जिसके अंदर है या आत्मा है, यानी पुरुषेते पुरुषः, जो शरीर और इस आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी है, यानी कि जो पुर के अंदर निवास करने वाला, जो पुर होता है, पुर किसको कहते हैं, जैसे कि आजादपुर हो गया, नाम होते हैं ना, जगह के नाम होते हैं। निवास, मैम निवास तो नहीं कहते पुर को? हाँ हाँ, मैं उसी की बात करी। तो पुर का मतलब है जो निवास करता है, जहां पर, तो ये एक जगह का नाम दे करके उसके आगे पुर लगा देते हैं, कोई भी स्थान का नाम दिया उसके आगे पुर लगा देते हैं। इट मीन्स क्या है कि वो एक स्थान, जगह है, स्थान है। स्थान है। तो उस पुर रूपी स्थान पर निवास करने वाले को पुरुष कहते हैं। यानी कि आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो प्रकृति है, ये तो आत्मा है। और किसके अंदर निवास करती है वो, प्रकृति के अंदर, जो उसको मिला, जो भी उसको बॉडी मिली, उसके अंदर वो निवास करता है। अब प्रकृति की बात कर लें तो प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है ना। अब 24 तत्व हमारे इसमें होते हैं, पुरुष एक है और प्रकृति 24, तो कुल मिलाकर कितने तत्व हो गए, 25 तत्व, है ना। और महर्षि पतंजलि क्या करते हैं, पुरुष को दृष्टा बोलते हैं, और बाकी जो है वो प्रकृति है, यानी कि ये एक है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो प्रकृति के अंदर है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जो वृत्तियों के माध्यम से दृष्टा जब विषयों से संपर्क करता है, तब वो क्या हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो दिखाइए उसके माध्यम से ही वो चीजों को भोगता है, विषयों के संपर्क में आता है ना, वो उससे कार्य करता रहता है। तो ये सब प्रकृति और पुरुष के मिलने से होता है, ठीक है। तो मन के माध्यम से ही हम इस संसार से जुड़े रहते हैं। जैसे कि नींद में हमने बिल्कुल भी ये नहीं पता लगता कि हम पुरुष हैं या महिला हैं, या फिर या लाभ हो रहा है हमें कि हानि हो रही है। जब सो गए तो हमें बिल्कुल किसी तरह का कोई एहसास नहीं होता है ना। आत्मा जब ट्रेवल कर रही है, कहीं भी जा रही है, कहीं भी आ रही है, तो हमें कहीं भी ये फील नहीं होता है कि भाई हम क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है ना। तो मन जो है वो तो ट्रेवल कर लेता है, लेकिन जो प्रकृति है, जो हमारी ये सब चीजें हैं, वो हट जाती हैं स्वप्न अवस्था में। तो यहाँ पर पुरुष और प्रकृति की, इसीलिए इसने कहा कि प्रकृति से जब पुरुष अलग हो जाता है तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ठीक है। तो ये दृष्टु को यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, राइट। इसके आगे जो चौथे सूत्र में कहते हैं, चौथे में क्या कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि अब एक तो ये होता है कि जिसने दृष्टा को, देखिए इसमें दो थॉट्स निकल के सामने आते हैं जो पहले तीसरे सूत्र में है। ये तो कह रहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये तो हो गया एकदम कंप्लीट बात कि जब उसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया, ये भी एक थॉट आता है। लेकिन दूसरा थॉट क्या कहता है कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो
हमेशा तो समाधि में नहीं बैठा रहेगा, कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा, है ना? कभी ना कभी समाधि से उठेगा और फिर तब वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, वृत्ति के समरूप ही वो दिखाई पड़ता है। या फिर ये बाकी के समय में, इत्रत्र क्या होता है, बाकी के समय में, जो बाकी समय है ना, बाकी लोग, बाकी समय, वो वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर नीरज जी चंचल स्वभाव के हैं तो वो क्या है, चंचल कहलाएंगे, है ना? और करण जी जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं तो वो गंभीर कहलाएंगे, हाँ भाई बहुत गंभीर प्राणी है। इसी तरह से धर्मेंद्र जी जो हैं वो बहुत ज्यादा, ये भी चंचल हैं, ठीक है? अब ये मैंने इनकी नोटिस की है चंचलता या इनका स्वभाव, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उनका स्वभाव हो गया, वो स्वभाव के अकॉर्डिंग ही कहलाते हैं इत्रत्र, यानी कि बाकी के जो हैं प्राणी हैं वो अपनी वृत्ति के समरूप ही कहलाएंगे। कोई क्रोधी है जिसको पेशेंस कम है तो वो कहलाएगा कि ये तो भैया बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है ना? उस तरीके से हम प्राणियों की व्याख्या करते रहते हैं कि इससे तब बात करो, तब करो, ये बहुत शांत प्रवृत्ति का है, ये है, वो है, तो वो सब चीजें यहाँ पर चौथे सूत्र में कही गई है, ठीक है? अब पांचवें में क्या कह रहे हैं कि वृत्तयः पंचत्यः कलिष्टा अकलिष्टा। अब वृत्तियां जो हैं, जो इन्होंने वृत्ति की बात कर रहे हैं ना, ऊपर दूसरे सूत्र से इन्होंने वृत्ति को एक्सप्लेन कर दिया था। वृत्ति से करते करते करे वृत्ति फिर पांचवें में वृत्ति जो है 5 प्रकार की है। वृत्तया पंचत्या, वृत्ति 5 प्रकार की बताई, और जो कि कैसे है, कलिष्ट भी होती है और अकलिष्ट भी होती है। अब कलिष्ट क्या होती है? कलिष्ट मीन्स बताएं कोई? मैम जो कलिष्ट में दुख देने बाधक वाली होती है, होती जो अक्लिष्ट होती है वो साधक होती है, मतलब जो हाँ योग जी, मार्ग में हमारे बाधा उत्पन्न कर देती है उसे क्लिष्ट बोलते हैं। और बिल्कुल जो अमरीश जी, मतलब अमरीश जी, जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलिष्ट जो होती है वो बाधक होती है और अकलिष्ट जो होती है वो साधक होती है। मैम हाँ जी, जो योग की तरफ ले जाए वो तो एकलिष्ट है, जो संसारिक जीवन की तरफ मतलब धकेल दे वो क्लिष्ट का कारण बन जाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है धर्मेंद्र जी। अमरीश जी ने भी सही बताया, आपने भी सही बताया। तो जो कलिष्ट है यानी कि कष्ट कारक, हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कष्ट कारक है, जो कष्ट देती है वो कलिष्ट वृत्ति हो गई। अकलिष्ट है, जो कष्ट नहीं देती है वो अकलिष्ट हो गई, है ना? मैम मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं लिस्ट और लिस्ट में। हाँ करो। मैम जो पुरुष और प्रकृति में भेद वाली होती है वो तो एक्लिस्ट होती है, जो उनको पुरुष और प्रकृति में भेद नहीं रखती वो क्लिष्ट होती है। नहीं, आपकी डेफिनेशन नहीं सही है। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें आगे हम जो एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये हैं सभी चीजें हैं, प्रमाण विपर्य जितनी भी वृत्तियां हैं सारी की सारी, उसमें से कौन सी चीज तो कलिष्ट हो जाएगी और कौन सी अकलिष्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कलिष्ट और अकलिष्ट ये वृत्तियां 5 तरह की जो है ना, पांचों तरह से ये सारी की सारी जो वृत्तियां हैं वो कलिष्ट, अगर ये ऐसे होंगी तो कलिष्ट हो जाएंगी और ऐसे होंगी तो अकलिष्ट हो जाएंगी, ठीक है? ये कल एक्सप्लेन करेंगे इसको, कलिष्ट और अकलिष्ट कैसे कैसे होंगी उस तरीके से। बस आज यहीं तक है कि वृत्तयः पंचतः कलिष्टा अकलिष्टा, यानी कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और जो कलिष्ट भी होती हैं और अकलिष्ट भी होती हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैम इसको तमोगुण और सत्वगुण से भी तो रिलेट कर सकते हैं ना, क्लिष्ट तो तमोगुण से हो गई। बिल्कुल, ये यही तो है, कलिष्ट का मतलब कष्ट कारक है तो इट मीन्स इसके अंदर रज और तम गुण है ना, और अकलिष्ट मीन्स वो सत्व गुण से प्रभावित है बहुत ज्यादा, इसीलिए तो वो अकलिष्ट हुई, वो साधक हुई ना साधना में। यस मैम। हम्म। तो अब आप ये मुझे बताओ, अभी तो रीड कराएंगे, खैर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो रीड करेंगे, बाकी के भी कर सकते हैं। फटाफट से कर देना अमरीश जी आपसे, क्योंकि ए से स्टार्ट है, अल्फाबेटिकली चलेंगे, ठीक है? मैम क्या करना है? ये पहले से 5वें तक। ओके।
अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इत्यर्थः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टः वेरी नाइस। आंचल डागर जी। जी मैम। अथ योगानुशासनं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्यमित्यर्थ वृत्तयः पंचतः क्लिष्टः अक्लिष्टः। वेरी नाइस। अनीता जी। अनीता सवलानी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, अतः योग अनुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तय सारूप्यम इत्यर्थ वृत्तय पंचतः क्लेष्टा क्लेष्टा। बहुत बढ़िया। बबीता त्यागी जी। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानं वृत्ति सारूप्यमित्यर्थ वृत्तयः पंचतः क्लिष्टः क्लिष्टः। बहुत बढ़िया। भावेश जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपावस्थानं वृत्ति सारूप्यमित्यर्थ वृत्तयः पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट। बहुत बढ़िया। चंपू प्रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अथ योग अनुशासनं योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिस्वारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। बहुत सुंदर। दीपक सेमवाल जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपको इजी भी लग रहे होंगे क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं ना योग सूत्र तो सबसे पहले हमारे यही सूत्र होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको आ सकते हैं। लेकिन बोरियत नहीं फील करना कि अरे ये क्या करा रहे हैं, बहुत ये तो बहुत इजी है, ये है वो है, लेकिन लास्ट तक आते आते ना थोड़े से कठिन हो जाते हैं ये। हेमा साहू जी। हेमा जी। अथ योगा हम्म। अथ योगानुशासनं योगचित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्य इत्यत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। नाइस, वेरी नाइस। करण जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसाररूपयमित्यत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। बहुत बढ़िया। कविता जी। यस मैम। अथ योग अनुशासनं योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ते सारूप्यम् इतरत् वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कृतिका है ना? कृतिका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। योगानुशासनं योगचित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमित्यत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। ममता राणा जी। मैम जी मैम। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमित्यत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। हाँ जी। मयंक जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इत्यत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वेरी नाइस। परवीन जी। अथ योगानुशासनं योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इत्यत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा।
पूजा राणा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरित्र वृत्त्यः पंचत्य कलिष्ठ अकलिष्टः। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। राहुल यादव जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूप्यवस्थानं वर्ति सारूप्यम इतरत्र वर्त्य पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वेरी नाइस। राकेश कुमार जी। प्रणाम मैम। अथ योग अनुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र वृत्त्य पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट। बहुत बढ़िया। रमन जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिस्वरूपे इत्यत्र वृत्त्य पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट। बहुत बढ़िया। रुचि मिश्रा जी। यस मैम। अथ योग अनुशासनं योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिशारूपे तृत्य वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। रुचि जी, आपको पूरा कंप्लीट याद था योग सूत्र, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि आपको रेगुलर रहना चाहिए। यस मैम। ठीक है। रीना जी। रीना नरुका जी। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्य इत्यत्र वृत्त्यः पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टः। वेरी नाइस। श्वेता ठाकुर जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। अथ योगा अनुशासनं योगचित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्त्या पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट। बहुत बढ़िया। सोनी शर्मा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अथ योग अनुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूपे इतरत्र वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। गुड। वंदना शर्मा जी। अथ योग अनुशासनं योगश्च वृत्तिनिरोधः तदा दुष्ट स्वरूपे अवस्थानं वृत्त्या सारूप्यम् इत्यत्र वृत्त्या पंचतया क्लिष्टा। बहुत सुंदर। विक्रम शाह जी। विक्रम जी। जी मैम, सॉरी मैम, मैंने माइक ऑन करना भूल गया था। अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानां वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र वृत्त्या पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट। बहुत सुंदर। नीरज जी। थैंक यू मैम। मैम स्टार्ट कर रहा मैं। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इत्यत्र वृत्त्या पंचतः क्लिष्टः क्लिष्टः। बहुत सुंदर। तो अभी आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? मालूम है होमवर्क में क्या क्या करना है? जी मैम। हर सूत्र को ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ बच्चों की तरह से, है ना? 5-5 बार लिखना है। और उसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्ड, 5 सूत्रों की, इन्हीं 5 सूत्रों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजनी है। ठीक है। और हर दिन ये याद करके सैटरडे जब आएगा तब आपको ये सूत्र सुनाने हैं। सैटरडे को सुनाने हैं। ठीक है। और इन 5 से रिलेटेड आप लोगों को कोई दिक्कत, अभी कोई क्वेश्चन आपका बनता हो?
इन 5 से रिलेटेड। मैम ये लिख के ग्रुप में उसमें डालना है क्या, इस फोटो लेके, या फिर लिख के रखना है अपने पास? नहीं, आप नोटबुक में पेन और कॉपी लेकर के कोई भी आप बना लीजिए। नोटबुक जी। रफ होगी, रफ में बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसका फोटो खींच करके और आप ग्रुप में डालोगे। अच्छा, वही मैम फोटो जैसे डाल में मंत्र लेखन हम लोग करते हैं गायत्री मंत्र का, तो ये जान लो कि मतलब हम एक मंत्र लेखन कर रहे हैं 5 श्लोक का डेली। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही 5 श्लोक का लेखन करना है और 5-5 बार करना है। इट मीन्स ये हुआ कि आपकी 25 लाइन होनी चाहिए और ऊपर डेट आप डालेंगे और नीचे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यानी कि 5 रेपिटेशन के 5 ये वाले होंगे। पहला सूत्र ऐसे लिखा होगा ना कि ये एक सूत्र है, इसके 5-5 बार ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा कि पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ऐसे करके आप पीछे जो लिखते हो ना रेफरेंस के लिए जैसे लिखते हो कि 1/2, 1/1, 1/3 ऐसे करके, तो ये जरूर लिखना आप। ठीक है, हो सके तो और अच्छे से पता लग जाएगा कि पहली जो लाइन लिखी है आपने रेड पेन से लिख दो और दूसरी जो 4 लाइनें हैं वो आप ब्लू पेन से लिख दो या ब्लैक से लिख दो, तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लेखनी में, आपकी वाणी मैम में भगवान आपको मैम सक्सेस करे। हाँ जी, मैम मैं धन्यवाद ये मैम। बोली थी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ मैम, ये ग्रुप का मुझे समझ नहीं आया, कहाँ पे सेंड करना है? अच्छा आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो क्या? टेलीग्राम पे हूँ मैम, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। टेलीग्राम मीन्स पतंजलि योग सूत्र का एक टेलीग्राम है। नो नो मैम, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। अच्छा, आप वहाँ नहीं है, तो आप ऐसे करें ना, या तो आप सर से मेरा नंबर ले लें या फिर सर को बोल दें, वो टेलीग्राम में ऐड कर देंगे आपको। ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। जी। चलिए, ओके, सभी का धन्यवाद।